दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्य है और हमारा जो केंद्र है, ये मिलकर ही देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र के मोदी जी महेंद्र सिंह धोनी है बिल्कुल, और आप ओपनिंग बैट्समैन हैं। अभी आपने बना दिया मुझे ओपनिंग बैट्समैन। मैं तो सोच रहा था कि रावत जी से शुरू होगा, लेकिन आपने मुझे कर दिया, तो अब ओपनिंग बैटिंग तो करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, कुल मिलाकर अगर हमारे स्टेट्स परफॉर्म करेंगे तो ही देश आगे जाएगा। देश की तरक्की में स्टेट्स के परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और केंद्र की भी जो योजनाएं होती है या केंद्र का भी जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है, आखिर केंद्र वहां जाकर तो काम नहीं कर सकता, काम तो स्टेट्स को ही करना है। तो केंद्र का जो उपकरण है वो हमारे स्टेट्स है, और इसलिए जब तक स्टेट्स परफॉर्म नहीं करेंगे, स्टेट्स टीम स्पिरिट में काम नहीं करेंगे और केंद्र और राज्य मिलकर देश को तरक्की की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप टीम इंडिया की कॉन्सेप्ट कर रहे हैं रमन सिंह जी, लेकिन इस टीम इंडिया में मैं देखता हूं जी, सॉरी, these maps विल चेक इट, विल चेक। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। ये बताइए रमन सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, लेकिन क्या इस टीम इंडिया में हर जो चीफ मिनिस्टर है अपने आप को कप्तान मानता है? यू आर हाई कमांड ऑफ छत्तीसगढ़, नवीन पटनायक हाई कमांड ऑफ ओडिशा, नीतीश कुमार हाई कमांड ऑफ बिहार। आप तैयार है प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए? ईच ऑफ यू बिलीव, मोदी जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे अपने आप को मोदी जी गुजरात के जनरल मानते थे। तो टीम कॉन्सेप्ट कैसे होगा अगर हर व्यक्ति अपने आप को अपना हाई कमांड माने? एक बात मैं स्पष्ट करूं कि टीम इंडिया के रूप में हम सब काम तो करते हैं, मगर एक परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद, और नीति आयोग में जो अधिकार राज्यों को दिया है, भागीदारी का हिस्सा दिया है। योजना आयोग के बीच बैठकर हम घंटों बात करते थे अपनी योजनाओं की स्वीकृति के लिए, आज हमारी खुद की भागीदारी। और एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि फंड जो है, जो अनटाइड फंड का शेयर जो बढ़ा है स्टेट को, तो स्टेट को ज्यादा बेहतर काम करने का अवसर मिला है। मगर इस फेडरल स्ट्रक्चर में पर सेंट्रल फंड्स कम हुए हैं सर, सेंट्रल फंड्स कम हुए हैं। आपके पास टैक्सेशन से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन सेंट्रल फंडिंग जो सेंट्रल स्कीम्स है राज्यों के लिए वो कम हुए हैं। देखिए 32 से 42% हुआ है टैक्सेस में, और स्टेट का और सेंटर के बीच जो फंड का डिवीजन हुआ है 62-38, ये पहली बार देश में आजादी के बाद हुआ है इतने बड़े फंड का डाइवर्शन। और दूसरा, अनटाइड फंड के रूप में जब स्टेट को पैसा मिलता है, हम अपनी योजनाओं को बनाने का, क्रियान्वयन करने का अधिकार मिला है। अब ये सही फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को अधिकार ज्यादा देने का असर होगा कि हम एक साथ सबके लिए एक प्रकार की योजना नहीं बन सकती। हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, या दिल्ली और छत्तीसगढ़, अब हमें स्वायत्ता है, उस फंड का हम बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो हमें 42% मिला है। और एक नई नीति कोल के वजह से जो एडिशनल फंड स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ है, इसको यदि 2000, 3000, 4000 करोड़ एडिशनल फंड मिलता है तो डॉक्टर रमन बेहतर योजना का क्रियान्वयन कर सकता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नीतिगत फैसले दिल्ली लेगा, क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ करेगा, महाराष्ट्र करेगा, हरियाणा करेगा, हम सब मिलकर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आप मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान मानते हैं या अपने आप को समझते हैं मैं छत्तीसगढ़ का कप्तान हूं, मोदी जी जो करे दिल्ली में करे, लेकिन रायपुर में मैं रायपुर का दादा हूं? यस और नो? देखिए, ये रायपुर या छत्तीसगढ़ का दादा बनने से काम नहीं चलेगा। ये इक्विटी दोनों का समान रूप से, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारी भागीदारी है, मैं अपने राज्य के लिए कर सकता हूं, मगर नीतिगत बड़े फैसले जब मोदी जी को करना है या देश के प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को करना है, तो लीडर तो मोदी जी रहेंगे। अगर तो आप उनको मानते हैं वो कप्तान हैं? नहीं, कप्तान रहेंगे, प्रधानमंत्री है तो उनके पास ये अधिकार है। मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान मानती है या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समझते हैं हम भी कप्तान हैं? देखिए, अगर संविधान के हिसाब से चला जाए तो देश
और राज्य के बाद सबसे बड़ा कप्तान तो पंचायतें और नगर निगम होने चाहिए, क्योंकि देश तो वहां से चलता है। देश की जो नब्ज है वो तो वहां पे है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने सबसे बड़ा गुलाम उनको बना के रखा हुआ है। राज्य सरकार भी क्यों दादागिरी करें, नगर निगम और पंचायतों में सबसे ज्यादा डिसीजन होने चाहिए, वहां प्लानिंग होनी चाहिए, वहां को हमने कभी सोचा ही नहीं और संविधान में लिखा रह गया। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी की, और मैं अगर शब्द यूज करूं, आप दादा बोल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी की सबसे बड़ी विक्टिम है। आज दिल्ली में ऐसे ऐसे रूल्स बना के रखे हुए हैं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर किसी को ट्रांसफर भी करता है, विधानसभा में एक कानून भी लाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना पास नहीं कराता, नहीं करा सकते जी। संविधान कहता है आप एक चुनी हुई सरकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक छोटी सी रूलिंग कहती है होम मिनिस्टर की, नहीं साहब आप तो अपना कानून भी नहीं ला सकते, आप ऑर्डर भी लाएंगे तो हमसे पूछेंगे। तो ये जो दादागिरी है सेंटर की, सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं चल रही है तो दिल्ली के ऊपर चल रही है। उसका भुगतभोगी क्या है? तो आप स्टेटहुड चाहते हैं, और अगर स्टेटहुड नहीं मिली तो आप धरना करेंगे। अभी बताएंगे क्या क्या करेंगे। अभी तो बहुत कुछ करेंगे। 5 साल है आपके पास, 5 साल है, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन राजदीप, मैं ये कहना चाहता था, देखिए इसके नुकसान क्या है। नुकसान इसके ये हो रहे हैं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डीडीए आता है, डीडीए अचानक एक योजना लेके आता है कि हम 20,000 फ्लैट बना देंगे। उन 20,000 फ्लैट्स में रहने वाले लोग पढ़ेंगे कहाँ? वो राज्य सरकार स्कूल बनाएगी। राज्य सरकार को जब स्कूल बनाने के लिए जमीन चाहिए तो डीडीए कहेगा 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में जमीन देंगे हम आपको। बस स्टॉप बनाना हो, बुजुर्गों के लिए कुछ बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, सबके लिए राज्य सरकार डीडीए से जमीन खरीदेगी। फ्लैट आप बना दोगे, वो बीमार होंगे तो हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। 40,000 करोड़ रुपए डीडीए ने कमा के रखे हुए हैं फ्लैट्स बेच बेच के। पैसा मांगो पैसा नहीं देंगे, जमीन मांगो जमीन बेच के देंगे। तो ये जो दादागिरी है, तो आप एक तरह से कह रहे हैं राज्य अभी भी केंद्र के एक तरह से गुलाम है, खास करके दिल्ली। दिल्ली तो बहुत दिल्ली तो है, लेकिन हरीश रावत जी ये मुझे बताइए, असंवैधानिक तरीके से बनाई हुई है। हरीश रावत जी, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ये तो 3 बड़े बीजेपी के महारथी है, इनको कहना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी हमारे कप्तान हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को अपना कप्तान मानते हैं या नहीं? देखिए, संघीय लोकतंत्र में हम कुछ भी कहें, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है ये तय भारत की जनता करती है। और ये भी सत्यता है कि जो टीम इंडिया का कंसेप्ट कहा जा रहा है, स्लोगन अच्छा है, मगर टीम इंडिया में जो उसके मेंबर्स हैं उनसे कितना कंसल्ट किया जा रहा है, मैं एक उसका छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं। ये बात बड़ी जोर से कही जा रही है कि साहब हमने जो टैक्सेस का सेंट्रल शेयर था, जो कलेक्शन है, उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को दे दिया है। 32% से हमने इसको 42% कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपने जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, जिनमें ब्लॉक फंडिंग होती थी, उन सबको कर्टेल कर दिया, उनको खत्म कर दिया। जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनमें से अधिकांश में फंडिंग पैटर्न बदल दिया। भारत में एक सर्वमान्य सिद्धांत रहा है कि जो कमजोर राज्य हैं, जिनके पास पोर्ट नहीं है, जिनके पास एयरपोर्ट नहीं है, जिनके पास रेलवे नहीं है, जो ट्रेडिशनली पीछे रह गए हैं, उन राज्यों के लिए विशेष राज्य का कंसिडरेशन दर्जा रहा है। उनके लिए 90-10 की फंडिंग रही है। रविशंकर जी यहाँ पर हैं, लेकिन आज उस फंडिंग को बिना टीम इंडिया के इस मेंबर हरीश रावत से पूछे बिना या और दूसरे मेंबर साहिबान से बिना पूछे बिना उनको बदल दिया। नहीं, बट मोदी आप कह रहे हैं मोदी जी ने आपको कंसल्ट नहीं किया? नहीं, इस विषय में ये नहीं कहा गया कि हम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनके फंडिंग पैटर्न को बदल रहे हैं। ये नहीं कहा गया कि उनमें से हम उनको इतना मेजर जो है उसमें चेंजेस। पर कांग्रेस और बीजेपी में भेदभाव तो नहीं किया? कांग्रेस चीफ मिनिस्टर और बीजेपी चीफ मिनिस्टर में भेदभाव तो नहीं है? कांग्रेस राज्य और बीजेपी राज्य में भेदभाव तो नहीं है? ये सवाल उस भेदभाव का नहीं है, ये उससे बड़ा भेदभाव है, क्योंकि इसमें जो राज्य मजबूत हैं वो राज्य फायदा उठाएंगे और जो राज्य कमजोर हैं वो पीछे रह जाएंगे। इससे जो टीम इंडिया की भावना है वो टीम इंडिया की भावना खत्म हो जाएगी। कैप्टन जरूर जो है डेमोक्रेसी ने तय किया है और हम उसका अभिनंदन करते हैं। और राजीव जी, एक बात सत्यता मान करके चलिए, नीतियां दिल्ली में ही बनेंगी, हम इसको स्वीकार करते हैं, मगर
भारत जो है राज्यों से बनेगा, इस तथ्य को दिल्ली में बैठने वालों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और हर राज्य की जो अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे मनीष जी की अपनी समस्याएं हैं और हरीश की अपनी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यदि उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये जो टीम इंडिया का कंसेप्ट है ये जो है रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मैं जरा खट्टर जी से पूछ रहा हूँ। खट्टर जी, यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी उनको कंसल्ट नहीं करते। आपको तो कंसल्ट करते होंगे, आप उन्हीं की तरह एक जमाने में प्रचारक थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कंसल्ट करते हैं कि नहीं मोदी जी, या वन मैन शो है? राजदीप जी, मेरा थोड़ा इसमें जो कंसेप्ट बना है, मैं उसमें एक स्पष्ट बात ध्यान कराता हूं। जब स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी ने ये घोषणा की थी कि हम एक टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे, सभी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर करेंगे, और अजीब लग रहा था कि योजना आयोग को समाप्त करेंगे, ये सब बातें कैसे होंगी। लेकिन पिछले इन 8 महीनों में जो ध्यान में आ गया, और वो एकदम सटीक बात मैं थोड़ा अलग हटके कह रहा हूं। अभी तक भारत देश को ये कहा जाता था ये संघवाद, यानी फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन अभी जो चीज जोड़ी गई है उसमें ये सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस सिस्टम पर हम आए हैं। अब योजना आयोग का जब तक काम चलता था, सभी प्रांत आपस में एक दूसरे की चिंता न करते हुए अपने अपने हित में लड़ते रहते थे, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। प्रांत कहता था 500 करोड़ चाहिए, योजना आयोग कहता था 100 करोड़ मिलेगा, 150-200 करोड़ में फैसला होता था। अभी नई रचना के अनुसार सभी मुख्यमंत्रियों के ग्रुप्स बना करके 3 भागों में बांटकर 3 कमेटियां बनाई। एक एग्रीकल्चर पर विचार करेगी, एक केंद्र प्रायोजित जो स्कीमें हैं उस पर विचार करेगी, एक स्वच्छ भारत पर विचार करेगी। अब जो मुख्यमंत्री मिलकर बैठेंगे, केवल अपने अपने प्रांत का विचार नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़ा दृष्टिकोण, पूरे देश की नीति कैसी हो, इस नाते से विचार करेंगे। पर मोदी जी आपसे कंसल्ट करते हैं इन चीजों पर, या मोदी जी खुद डिसाइड करते हैं कि आपको 42% हम टैक्स रेवेन्यू अब देंगे, जो पहले 32% था? आपको कंसल्ट करने के बाद होता है। फाइनेंस कमीशन के भी रिकमेंडेशन थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि हरीश जी में कुछ जो हरीश जी कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है कि मोदी जी उनको कंसल्ट नहीं करते? आपको कंसल्ट करते हैं या नहीं? राजदीप जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुझे मिले हैं जो जिस तरीके से फंडों का बंटवारा हुआ उसमें 1250 करोड़ रुपया, और जो पहले मुझको मिलते थे 2500 करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए था, और वो कट गया, वो नहीं मिल रहा है। तो मैं नेट लॉस में 1350 करोड़ रुपए के हूं, तो मैं अपने राज्य की व्यथा न रखूं तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा उसको, क्या किस रूप में आप उसको समझना चाहिए? मैं देख रहा हूं टीम इंडिया में शुरुआत से ही दरार बढ़ गई है, यही तो प्रॉब्लम है। टीम इंडिया इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। हरीश रावत कांग्रेस चीफ मिनिस्टर की तरफ बात करे और खट्टर जी बीजेपी। मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक राज्य की तरीके से राजनीति की बात कर रहा हूँ, और एक राज्य की तरीके से जो नुकसान मेरे राज्य को हो रहा है, क्या मैं उसको टीम इंडिया के कैप्टन? एक मिनट, टीम इंडिया के कैप्टन मैं इस विषय पर आऊंगा। मैं अपनी बात मैं इस विषय, क्योंकि हम इसको इंटरैक्टिव करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क द ऑडियंस से सवाल था, क्या वाकई चीफ मिनिस्टर्स टुडे आर मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर्स? क्या चीफ मिनिस्टर्स के पास ज्यादा ताकत है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर्स? यस और नो? नो? Majority, let's see what are the numbers. Are chief ministers more powerful than the prime minister today? Please tell us, punch it into your laptop and let us see what the audience has to say. Is the future of India effectively with chief ministers or with the prime minister? Numbers on the screen. 32% say yes, 68% say no. यानी नरेंद्र मोदी is more powerful than you all. ये तो बात हमें भी माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी रावत जी। देखिए, आपने मान लिया। दिल्ली को इस बजट में कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट से 700 करोड़ रुपए मिला है, और उस 700 करोड़ के चक्कर में, क्योंकि सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, दिल्ली की सारी गवर्नेंस को सारे रूल्स बना के होम मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट के शिकंजे में ले रखा है। तो ये 40,000 करोड़ के बजट में से 700 करोड़ रुपए देते हो और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं देते हो, बार बार बाधा डालते हो, तो ये तो 68% नहीं है तो 100% कहेंगे। आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन और इससे जुड़ा हुआ है। द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर आवर स्टेट गवर्नमेंट्स फिस्कली रिस्पॉन्सिबल? क्या वो वाकई अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं,
क्या राज्य देश का, यस और नो, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। एक मिनट शुरू करते हैं इस पर देवेंद्र फडणवीस साहब से। क्या वाकई आपको लगता है कि जो पैसा मिलता है, क्योंकि बंबई के लोग कहते हैं कि पैसा हमें नहीं मिलता जितना हम टैक्स देते हैं, वो पैसा जाता कहां है? आप लोग आजकल फ्री पावर, फ्री वाटर, फ्री सब चीज मुफ्त में देने की जो परंपरा शुरू हुई है ज्यादातर राज्यों में, क्या आपको लगता है उससे देश का नुकसान होता है या इस देश का भविष्य उज्जवल है? देखिए, हमारे यहाँ तो अभी हम कोई चीज फ्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर राज्य की अपनी अपनी अलग आवश्यकताएं होती है। जैसे हमारे यहाँ पर किसानों को बिजली हम बहुत कम दाम में देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारी एग्री प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी है, तो इसकी अलग अलग होती है। जहाँ तक स्पेंडिंग का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। स्पेंडिंग की क्वालिटी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, मैं आपको आप उदाहरण क्यों देते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं। शिवाजी का स्टैच्यू बना रहे हो अरेबियन सी में, 500 करोड़ कितना पैसा है उसके लिए? देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट? जो भी कॉस्ट हो, आपके स्टेट में किसानों की आत्महत्या हो रही है, उसके लिए आप कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन शिवाजी का स्टैच्यू अरेबियन सी के बीच में बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? क्या जरूरत है? शिवाजी का जो स्टैच्यू बनेगा, न केवल उससे एक हमारा जो प्राइड है वो प्राइड वहां पर मजबूत होगा, पर उस स्टैच्यू के चलते एक आइकॉनिक स्टैच्यू बनने से इतने बड़े पैमाने पर लोग हमारे यहाँ पर आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे तो उसमें से हमारी इकोनॉमी को चालना मिलेगी, उसमें से हमको टैक्स रेवेन्यू वापस मिलेगा, वो टैक्स रेवेन्यू हम ग्रामीण भागों में किसानों के ऊपर खर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें, इसको आइसोलेशन में मत देखिए, आइसोलेशन में मत देखिए। नहीं, आइसोलेशन में नहीं। वन मिनट, ऑडियंस शुड बी वेरी फेयर टू आवर चीफ मिनिस्टर। फडणवीस जी, ये मुझे बताइए, बंबई में लोग शिवाजी का स्टैच्यू, बहुत शिवाजी के स्टैच्यू है, सब इसको आप स्टैच्यू कहते हैं। यही आपके साथ प्रॉब्लम ही है, आपने एक निगेटिव माइंडसेट बना लिया तो आप वही लेकर बैठेंगे। इसको केवल स्टैच्यू मत समझिए, देखिए ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है और इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए हजारों लाखों लोग आएंगे। आज मुंबई में लोग आते हैं, सब मुंबई में लोग आने के बाद पर्यटन की दृष्टि से उनको एंगेज करने के लिए क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया और उसके सामने शिवाजी का स्टैच्यू है, और एक शिवाजी का स्टैच्यू बनाने की वो क्या जरूरत है? आप इसीलिए ना, आपने देखा ही नहीं, वो केवल स्टैच्यू नहीं है, हम एक पूरा पर्यटन का सर्किट उसमें तैयार कर रहे हैं। म्यूजियम, टूरिज्म का एक सर्किट तैयार कर रहे हैं। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है कि जिसके चलते बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टूरिज्म का बूस्ट हम किस प्रकार से देंगे? तो महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है उसमें जिस प्रकार के शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में उपलब्ध है, ऐसे ये जो मॉन्यूमेंट्स है इसमें जिस प्रकार से उसकी रचना की गई है, देखिए दुनिया का एक अजूबा, एक नमूना है कि जहां पर पानी किस प्रकार से उसका संवर्धन होता है, किस प्रकार से वनों का संवर्धन होता है, ये हर चीज का इसमें नमूना है। और इसका सर्किट अगर तैयार होगा तो हमारा टूरिज्म बूस्ट होगा। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं, आप इसको एक स्टैच्यू के रूप में देखते हैं, मैं इसको टूरिज्म के रूप में देखता हूं। चलिए, मैं इस बात पर बहस जारी रहेगी, लेकिन मनीष जी आप बताइए, क्योंकि आपकी सरकार शुरुआत से कह रही है मुफ्त बिजली या 50% पर बिजली मुफ्त, पानी बिल्कुल मुफ्त, पैसा कौन देगा सर? आप चाहते हैं कि केंद्र आपको पैसा ज्यादा दे, इस पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे, इस पर सोच होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम चुनाव से पहले जब दिल्ली की जनता के बीच गए थे, इनफैक्ट हमारी तो पार्टी इन्हीं सब पीड़ाओं से निकल के ही बनी है। बिजली मुफ्त नहीं कह रहे, पर करप्शन का एंगल हटा दो, आज भी बिजली आधे दाम हो जाएगी। करप्शन की वजह से महंगी है, हमको उसमें प्रॉब्लम है। और जब तक नहीं करोगे, हमने सीएजी ऑडिट किया है, सीएजी ऑडिट से बिजली सस्ती होगी, ये तो फौरी तौर पे इंतजाम है, क्यों लोग झेलें? पानी फ्री, 700 लीटर पानी के चक्कर में लोग पानी बचाना शुरू कर दिया है। बोले 700 लीटर फ्री मिलता है, 701 लीटर खर्च करोगे तो पूरे का पैसा देना पड़ेगा, पानी का वेस्टेज कम करोगे। सही है, पानी का वेस्टेज, लोगों पानी आएगा, नहीं आ रहा होगा जी, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। जहां जहां आ रहा है वहां वहां लोगों ने बचाना शुरू किया, तब आएगा ना दूसरी जगह पे। अच्छा, एक सवाल इससे, और रमन सिंह जी आप इस पर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने इस पर कोशिश की थी, फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पर होना चाहिए। आपने पीडीएस स्कीम की थी, चावल आपने 1 रुपए में,
1 रुपए में आपने चावल दिया था। क्या आपको लगता है वो स्कीम एक तरह से इसी तरह से पैसा जो आपको आता है इन तरह के स्कीम्स पर लगाना चाहिए, इससे लोगों का फायदा होता है? क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये आप सब्सिडाइज, लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोग फिर मार्केट प्राइस पर कभी भी कुछ नहीं देंगे इस देश में। जिस राज्य में 65% बीपीएल लोग हैं, जहां पे पलायन बहुत बड़ी संख्या में होता था, जहां आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन, लाखों लोग जहां पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए यदि डॉक्टर रमन 1 रुपया किलो चावल देता है 62 लाख परिवार को, तो मुझे लगता है कि नमक यदि मैं उनको 2 किलो मुफ्त में देता हूं, दाल देता हूं, तो मेरी लड़ाई आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन से है। उन पीढ़ियों की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। यदि पीढ़ियां ठीक से काम नहीं की तो ये पुलिया हम बाद में बना लेंगे, 2 साल 1 साल बाद। मगर इस जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं इसका रिजल्ट बता दूं, मैं रिजल्ट बता रहा हूं। मैं पिछले 11-12 साल से उस राज्य में काम कर रहा हूं लगातार, और ये चमत्कारिक रूप से हिंदुस्तान के बाकी जितने भी राज्य के जो आईएमआर के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर के माल न्यूट्रिशन में जो गिरावट छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 सालों में आए, हिंदुस्तान का एक अपने आप में कीर्तिमान है, एक पीढ़ियों के निर्माण। और दूसरी बात, पावर के लिए जो बात आई, पावर में यदि किसानों को 7,000 यूनिट तक फ्री दे रहा हूं, मगर उसके साथ साथ मैं 20,000 एडिशनल पावर जनरेशन में जा रहा हूं, और हर पावर जनरेशन में 7.5% पावर वेरिएबल कॉस्ट में ले रहा हूं, ताकि उन किसानों को मैं कम कीमत में बिजली दे सकूं। और हिंदुस्तान का सबसे सस्ता बिजली, देश के एवरेज कॉस्ट से 40% कम कीमत में छत्तीसगढ़ बिजली सप्लाई करता है। तो हम जनरेशन में भी जा रहे हैं, और उसका कुछ हिस्सा उन गरीबों को देते हैं। और जो मेरे पास सरप्लस पावर है, राइस के प्रोडक्शन में हमने जंप किया है। उन लोगों के लिए यदि हम ये सब्सिडी थोड़ी बहुत दे रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं, मगर मुझे लगता है कि कुछ और वर्षों तक डॉक्टर रमन को ये काम करना पड़ेगा। और इसमें मुझे बहुत आलोचना हुई, लोग मेरे बारे में बहुत लिखते रहे, मगर मैं आज इस 12 साल की यात्रा में कह सकता हूं कि मेरे जीवन में 12 साल की यात्रा में सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बेहतर स्कीम है तो मेरी पीडीएस की स्कीम है, जिसको मैं कभी नहीं बदलूंगा। ये यानी एक तरह से जैसे मनीष कह रहे हैं कि आपको मुफ्त बिजली या बिजली कम दामों पर पानी देना, मुफ्त पानी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को उसकी सख्त जरूरत है। आप नहीं समझते इससे पैसे जो है वेस्ट हो रहे हैं? देखिए, एक तो पानी जैसे राजा को भी चाहिए, रंक को भी चाहिए पीने का, पर डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन पर होना चाहिए, नॉन रेवेन्यू वाटर पे खत्म होना चाहिए, जहां लॉसेस हो रहे हैं, बह रहा है, उस पर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सोचना पड़ेगा, पानी तो सबको चाहिए, पीने के पानी सबको चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है हम फ्री शिप कह के इसका मजाक बहुत उड़ाते हैं। कल को अगर यही आइडियोलॉजी चलती रही तो लोग कहेंगे देखो साहब, सरकार अपने पैसे से सड़क बनाती है, लोग फ्री में उस पर चलते हैं। ऐसा मत करिए, लोगों का ही पैसा है वो। सवाल है, सेकंड क्वेश्चन टू यू इज द वन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर आवर चीफ मिनिस्टर्स यूजिंग देयर फाइनेंसेस वेल, और आर दे फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल? लेट अस सी द वोट करिए। हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं, फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है या फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है? प्लीज वोट। 29% कहते हैं हाँ, फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है। 71% कहते हैं नो। यानी आपको अच्छा एक वोट मिल गया है, यानी जनता एक तरह से मानती है कि आप पैसे का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। ये मुझे लगता है गलत बटन दबाया है। चलिए, जनता कह रही है गलत बटन दबाया। 71% कहते हैं ये है, करप्शन है, और करप्शन हो रहा है तभी तो लोग दुखी हैं, चारों तरफ करप्शन से दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं, और आप सोचिए सेंटर क्या कर रहा है। मैंने थोड़ा बहुत पत्रकार के रूप में भी इन स्कीम्स का स्टडी किया है। सेंटर शुद्ध रूप से जनता से सेंट्रल टैक्सेस लेता है, राज्यों को दे देता है, पूछता तक नहीं आपने कहां खर्च किया, फौरी कागज पूर्ति होती है। एक आखिरी का सवाल इस सवाल पर, रावत जी, क्या ये सही है कि करप्शन जो है सेंटर से स्टेट्स की तरफ आ रहा है? जैसे आपको ज्यादा पैसे मिलते रहेंगे, करप्शन भी आपके यहां बढ़ता जाएगा। करप्शन विल शिफ्ट फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। राजदीप जी, मैं पहले तो इस बात पर कहना चाहूंगा कि राज्यों को गरीबी, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट आदि समस्याओं से ज्यादा नजदीक से जूझना पड़ता है। उनको इसके लिए पॉलिसी बनाने का पूरा अख्तियार होना चाहिए। मगर मैं ये भी करप्शन नहीं, आपने जैसे पैसा बढ़ेगा करप्शन भी बढ़ेगी। आई विल कम टू दैट पॉइंट। दूसरी बात जो है जिस पर आपने अभी पूछा, किसी
फाइनेंशियल डिसिप्लिन देश के अंदर मस्ट है और उसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। और नीति आयोग हो, पहले योजना आयोग करता था, उनको कोई न कोई मैकेनिज्म इसके लिए डेवलप करना चाहिए ताकि ये यूनिफॉर्मिटी सारे देश राज्यों के अंदर रह सके। हाँ, जो आपने आखिरी पॉइंट कहा, जो करप्शन ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जितना ही सेंट्रलाइजेशन चीजों का होगा और आप आम आदमी को उसके अधिकार नहीं देंगे तो ये स्थिति पैदा होगी। और इसीलिए अब एम्पावरमेंट ऑफ पीपल की जब बात कही जाती है और उसके लिए काम किया जाता है तो नेचुरली ये प्रोसेस जो है, जो करप्शन है लोअर लेवल पर, उसको इरिगेट करने का काम करेगा। मैं इस पर आऊंगा सर। तीसरा सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत को उत्तर भारत एक तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? आर द स्टेट्स नॉर्थ ऑफ द विंध्यास ब्रिंगिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया डाउन? जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो पूरे देश को एक तरह से पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। खट्टर जी, हरियाणा इज अ प्रॉस्परस स्टेट, आपका स्टेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि उत्तर भारत जो है, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत, फडणवीस जी और मेरे राज्य महाराष्ट्र जैसे राज्यों को आप प्रगति नहीं करने दे रहे? उत्तर भारत अभी भी बीमारू ट्रैप में है। देखिए, कोई प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश को पकड़ के रखता है कि उसको तरक्की नहीं करनी और हमको करनी है, या हमको नहीं करनी उसको करनी, ऐसा नहीं है। हर एक प्रदेश की अपनी एक अलग से एक पहचान होती है, अस्तित्व होता है, काम करने का एक तरीका होता है। उत्तर भारत में यदि कुछ एक कॉमन बात थोड़ी मुझे लगती है, वो हमारे यहाँ करप्शन जिसको कहा गया है वो इन प्रदेशों में कंपैरेटिवली दक्षिण भारत से कुछ ज्यादा है। खास करके उदाहरण देने के लिए मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझता हूं। कोऑपरेटिव मूवमेंट दक्षिण भारत में सफल है, उत्तर भारत में सफल नहीं है। इसका मतलब है कि यह कि सब लोगों को लगता है कि सरकारी धन इसको कैसे हड़प लिया जाए, कैसे अपने पास रख लिया जाए। इस प्रकार से विकास की गति भी उतनी जितनी दक्षिण में। आप कह रहे हैं करप्शन नॉर्थ इंडिया में दक्षिण और पश्चिम भारत से ज्यादा है। फडणवीस जी आपको बताएंगे कितना करप्शन महाराष्ट्र में होता है? करप्शन सब राज्यों में है। होता था नहीं, लेकिन और उसका स्केल ज्यादा है क्योंकि पैसे ज्यादा है। दक्षिण भारत में पैसे ज्यादा है, पश्चिम भारत में पैसे ज्यादा, इसलिए करप्शन भी वहां ज्यादा होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं पैसे ज्यादा है वहां करप्शन ज्यादा होता है, कम है वहां कम होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या उत्तर भारत के नेताओं ने विकास पर जोर नहीं दिया जिस तरह से विकास दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के नेताओं ने विकास पर जोर दिया? सोशल इंडिकेटर्स पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, केरल हो, तमिलनाडु हो, कुछ हद तक महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इन राज्यों ने एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी की, सोशल इंडिकेटर्स को भी आगे बढ़ाया। आप ठीक कह रहे हैं इस बात को। उत्तर भारत में जो नेताओं की व्यक्तिगत राजनीति चलती रही है और जिसमें से भ्रष्टाचार पनपा है, इसको बहुत हद तक चेक करना होगा। और मैं समझता हूं जितना ह्यूमन इंटरफेस के माध्यम से हमारी स्कीमें चलती हैं उसके कारण से भ्रष्टाचार पनपता है। इसको हमको सिस्टम्स में लाना पड़ेगा और सिस्टम्स में लाएंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से हम पार पाएंगे और उत्तर भारत भी उसी गति से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सही सवाल फडणवीस जी, क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र के नेता करप्ट हैं लेकिन विकास करते हैं? देखिए, नॉर्थ इंडिया के नेता करप्ट भी है, विकास भी नहीं कर पाते। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र के नेता करप्ट है ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट आप कर नहीं सकते, क्योंकि सारे नेता करप्ट नहीं है। सही है, कुछ होंगे तो उसका हम हिसाब लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल ये पूछा कि क्या कुछ राज्य दूसरे राज्यों को रोक रहे हैं। कोई राज्य किसी को रोकता नहीं है। देखिए, हर राज्य अपनी कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पर कुछ राज्य पीछे रह गए, कुछ राज्य आगे चले गए। मैं तो ये मानता हूं कि हर राज्य ने जो अच्छा कार्य किया है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दूसरा राज्य उसको अपनाए और आगे बढ़ने की कोशिश करे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो एक साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी हमारे बीच अभी पनप रहा है, जो ऐसा मैं मानता हूं कि एक पॉजिटिव स्टेप है कि जिसमें हर राज्य को लगता है कि मेरे राज्य को मैं आगे ले जाऊं। ये जितना आएगा आगे और जितना लोगों में अवेयरनेस आएगा कि नहीं हमारा राज्य भी आगे जाना चाहिए, तो उतना पॉलिटिक्स में भी बदलाव आएगा। बदलाव आ रहा है और बदलाव आता रहेगा।
लेकिन क्या नहीं, एक तरह से यूपी, आप लीजिए यूपी और बिहार को। राजदीप जी, मेरी एक बात रह गई। मेरा कहना है कि हम लोगों को इस लड़ाई से लड़ना होगा, और हमने हरियाणा में इस काम को करना शुरू कर दिया है। पिछले 5 महीने में इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको सफलता मिली है, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। कौन सी बीमारी है सर? वही जो आप बता रहे हैं और मैं बता रहा हूँ। क्या है उसका नाम? उसी का नाम है वही करप्शन। मैं आपसे सुनना चाहता था, आपने उसको बीमारी, लेकिन बीमारी थी। मनीष, सवाल ये है, आप देखिए यूपी और बिहार से लोगों को अगर नौकरियां नहीं मिलती तो बंबई आते हैं। राज ठाकरे जैसे लोग कहते हैं कि इन लोगों ने बंबई को बिगाड़ दिया है। दिल्ली में भी लोग नौकरियों के लिए बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, पूर्वांचल से कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में वोट भी दिया। क्या आप मानते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है? रमन सिंह जी ने एक बात रखी कि कुछ राज्य अगर आगे बढ़ते रहें और कुछ राज्य अगर पीछे रहें, तो ये गैप जो है, या हरीश रावत जी ने कहा ये गैप जो है अगर बढ़ता जाए, तो क्या ये देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ राज्य 10% पर ग्रो करेंगे, कुछ 2 या 3% पर ग्रो करेंगे, तो क्या होगा उसका? नहीं हो सकता। और देखिए, आप पहले तो आपका उत्तर और दक्षिण वाले को मैं जोड़ना चाहता था। महाराष्ट्र में विदर्भ है, उधर उड़ीसा भी है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ उधर हो रही है और विकास उधर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो उड़ीसा में इतनी गरीबी, या केरल में या मिजोरम में किसी एजुकेशन की वजह से या किसी विजनरी लीडर की वजह से कहीं कुछ एजुकेशन पे एक मिशन मोड में चला जाता है, या डेवलपमेंट पे सड़क बनाने में कोई, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यहाँ भी चंडीगढ़ जैसे राज्य निकल आते हैं, मैंने यूटी है भले ही। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि एक राज्य पीछे रह जाए, मैं तो कहता हूं एक शहर भी पीछे रह जाए। आज अगर दिल्ली या मुंबई जैसे शहर इतने ओवर पॉपुलेटेड हैं, इतने ओवर बर्डन्ड हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दिल्ली से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर के शहरों को इग्नोर करके रखा हुआ है। वहां जब तक विकास नहीं होगा, दिल्ली में लोग आएंगे, और दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहां तो पूरे देश के कोने कोने से आएंगे। ये आपको डर है रमन सिंह जी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जो आपका मूल प्रश्न है उससे मेरी असहमति है कि दक्षिण के राज्य ज्यादा विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उत्तर भारत के राज्य नहीं हो रहा है। एक छोटा उदाहरण, पिछले 8 साल के 10 साल के जीडीपी के आंकड़े आप मिला के देख लें, मध्य प्रदेश का देख लें, छत्तीसगढ़ का देख लें, और दक्षिण के किसी राज्य से तुलना करें, डबल डिजिट में हमारा ग्रोथ रहा है पिछले 8 और 10 सालों में। छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने प्रमाणित किया। दूसरी बात, रमन सिंह जी, दूसरी बात, मैं आपकी असहमति की दूसरी बात बोल रहा हूं। जिन राज्यों को आप डेवलप राज्य कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ 6 राज्यों को बिजली दे रहा है, 8 राज्यों को चावल खिला रहा है। ये हमने अपनी ताकत बनाई है पिछले 12 सालों में कि छत्तीसगढ़ ने वो पोटेंशियल तैयार किया। नीतिगत फैसले, सर, सोशल इंडिकेटर्स, विमेन्स डेवलपमेंट, आप केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, और आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाइए, उस औरत को जो आप केरल या तमिलनाडु में जिसको लगता है कि वाकई वो प्रोग्रेसिव है। राजदीप, आप पिछले 10 साल की तुलना कर रहे हैं, 50 साल की तुलना करूंगा तो मैं बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और पिछले 10 साल में जो हम बैठे हैं, ये पीढ़ी बैठी है 12 साल 15 साल से राजनीति में है, जिनके हाथ में लीडरशिप आया है, जिसके जो नेतृत्व करने का अवसर मिला, आज इस 10-12 साल में जो चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है, हम किसी राज्यों से पीछे नहीं है। आने वाले 10 साल में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य में पहले, दूसरे, तीसरे में रहेगा। आप नहीं मानते कि हमारा नक्सली हिंसा क्यों बढ़ती है छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? उस लड़ाई के बावजूद मेरी पूरी शक्ति पिछले 12 साल से मैंने अपने पुलिस फोर्स को 10 गुना बढ़ाया। मेरा पुलिस का बजट 200 से बढ़ गया 2500, 3000 करोड़ हो गया। तो आप नहीं मानते कि एक इनइक्वालिटी बढ़ी है? इसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ग्रोथ किसी राज्य से, दक्षिण के किसी राज्य से पीछे नहीं है। उनको जब बिजली की कमी पड़ती है तो छत्तीसगढ़ से बिजली जाता है, वहां चावल की जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ राज्य को चावल देता। प्रोडक्शन हमने इतना बढ़ाया है, तो ये आप इसको तुलना 10 साल में करिए। आप एक सिरे से नहीं कह सकते कि दक्षिण से बेहतर ग्रोथ उत्तर के राज्य कर रहे हैं। मैं सारे आंकड़े के साथ आपको बता सकता हूं। चलिए, ये जनता को पूछते हैं। लेट द ऑडियंस वोट। ऑडियंस वोट, तीसरा वोट जो हमारे सामने है वो ये है, क्या आप मानते हैं कि जो स्टेट्स जो हैं, जो राज्य उत्तर के राज्य हैं, देश को एक तरह से पीछे ले जा रहे हैं? प्लीज वोट ऑन दिस क्वेश्चन। 46% यस, 46% कहते हैं हाँ, 54% कहते हैं नो। ये दिल्ली की ऑडियंस है, उत्तर भारत में, इसलिए ये सवाल दे रही है। बंबई में इसका सवाल जवाब कुछ और ही मिलता। क्यों फडणवीस जी, सही ना? हंस रहे, आपकी हंसी बता रही है कि ये सवाल
राजदीप, मैं हंसूं तो भी आप उसका अर्थ लगाएंगे, मैं चुप रहूं तो भी आप उसका अर्थ लगाएंगे। आपने सवाल का जवाब तो तय कर लिया है। नहीं, मैं महाराष्ट्र में भी आपके ही विदर्भ जो है वो दूसरे महाराष्ट्र में अगर आप बंबई जाए और विदर्भ जाए तो फर्क तो नजर आता है, और ये बड़ा सवाल है। चौथा और आखिरी सवाल ये है, क्या गुजरात मॉडल जो है वाकई गुजरात नंबर 1 स्टेट है देश का, या ये केवल प्रोपेगेंडा है? इज गुजरात रियली इंडिया स्टेट नंबर 1? ये चौथा सवाल है। रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे जैसे मैंने सवाल पूछा। आपकी हंसी कुछ बता रही है, लेकिन वो ये क्या सही है ये जो बैटल चल रहा है? मनीष जी, आप तो कहेंगे दिल्ली नंबर 1 है, जयललिता कहती है तमिलनाडु नंबर 1 है, मोदी जी कहेंगे, आनंदीबेन पटेल कहेगी गुजरात नंबर 1 है, देवेंद्र फडणवीस कहेंगे महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्या गुजरात वाकई नंबर 1 है? कोई एक नंबर 1 मॉडल है, कोई गुजरात मॉडल है? मैं सुना बहुत था जी मीडिया पे कि गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात में काफ़ी काम हुआ है, और इन चुनावों से पहले मैं गया भी था गुजरात, और मैं अपने 20-22 साथियों के साथ गुजरात के हर जिले में गया था, और ख़ास तौर से वहाँ मेरी जिज्ञासा थी कि वहाँ के स्कूल और अस्पतालों की हालत देखी जाए। शहर के स्कूल तो मुंबई में भी अच्छे हैं, लेकिन विदर्भ के स्कूल देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे ही शहर के स्कूल तो वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन गाँव के स्कूल में मैं गया तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद गाँव के स्कूल में भी टॉयलेट्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर कौन सा नंबर 1 है? दूसरा, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि सभी राज्यों को बराबर से बढ़ना चाहिए, फिर आप यहां बैठ के हम कंपटीशन भी कराते हैं। जब तक ये नंबर 1 की कॉन्सेप्ट रहेगी, कोई तो नंबर 24, 25, 26 पे रहेगा, और फिर 24-25 वालों के बारे में हमेशा सोचा जाएगा इनकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारे राज्यों को बराबरी पे आना चाहिए। देश चुनी हुई सरकारों से चल रहा है, चुनी हुई सरकारों को केंद्र को सारे अधिकार देने चाहिए राज्य को चलाने के। फडणवीस जी, महाराष्ट्र नंबर 1 है या गुजरात नंबर 1 है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गुजरात मॉडल यानी क्या, तो गुड गवर्नेंस है, और हर राज्य का अपना एक गुड गवर्नेंस का मॉडल होता है। गुजरात ने बहुत परिवर्तन करके दिखाया, इसलिए उसका मॉडल सामने आया। वहाँ पानी का जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिंचाई की व्यवस्था है जिस प्रकार से हुई, उद्योग में वो जिस प्रकार से आगे गए, जिस प्रकार से निवेश वहाँ हुआ, उसके कारण वो मॉडल आगे आया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कोई नंबर 1 की कंपटीशन नहीं है। हमारा तो कहना ये होगा कि हमारा प्रयास होगा हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश आए, और वो इसलिए आए कि मेरे राज्य की 50% जो जनता है 25 साल से नीचे, उनके हाथ को मुझे काम देना है, तो मैं निवेश लाना चाहता हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है तो फेयर कॉम्पिटिटिवनेस है। मुझे कोई न होना चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया वाइब्रेंट गुजरात, अब तमिलनाडु भी करने जा रही है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तमिलनाडु। क्या गलत है? क्यों नहीं होना चाहिए? तो स्पर्धा होनी चाहिए। देखिए, स्पर्धा फेयर होनी चाहिए। मैं मनीष जी की बात से सहमत हूँ, स्पर्धा जो है फेयर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब भारत पाकिस्तान जैसे 2 स्टेट लड़े। भाई एक देश में एक देश के अलग अलग राज्य हम हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट भी तो कर सकते हैं, कोई झगड़ा करने की आवश्यकता थोड़ी है। हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि भाई गुजरात में अगर 10 लाख करोड़ का निवेश होता है तो मेरा प्रयास हमेशा रहेगा मेरा 12 लाख करोड़ का निवेश हो। क्यों नहीं होना चाहिए? कंपटीशन इसमें होना चाहिए कि हम में से कौन सबसे पहले अपने राज्य को ब्राइब फ्री बनाता है, रिश्वतखोरी से सबसे पहले कौन मुक्त बनाता है, इसमें कंपटीशन होना चाहिए। और क्या आपको लगता है दिल्ली गुजरात से आगे है या इस मामले में रिश्वतखोरी में? रिश्वतखोरी में बंद करने में तो हमने आगे कर दी है। आप मानते हैं कि करप्शन भ्रष्टाचार बंद करने में आप नंबर 1 है? अगर नहीं है तो अभी तो हम 1 महीने पहले आए हैं। हम दिल्ली को सबसे पहला ऐसा राज्य बनाएंगे जहां करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी 0 हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। कम से कम हरियाणा के नाते मैं क्लेम करता हूं हाँ, हरियाणा नंबर 1। 5 महीने में हमने करप्शन को प्राय समाप्त करने की ओर ले गए हैं। पिछले 5 महीने में ऐसी स्थिति बनाई है कि अब करप्शन नाम से हरियाणा के अंदर कोई आंख नहीं उठाता। यानी आपने स्पर्धा शुरू की है कि कौन करप्ट फ्री है, ये अच्छी बात है। यानी आप एक जमाने में मानते थे कि आप सब करप्ट थे, कि एक तरह से आप करप्शन फ्री करने जा रहे हैं हरियाणा लेकिन इसके हरियाणा साथ में पिछले राज्यों में करप्शन रही है। नहीं, लेकिन आपको लगता है ये स्पर्धा अच्छी है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर को आपको अट्रैक्ट करना है तो कंपटीशन हरियाणा के बीच, महाराष्ट्र के बीच, गुजरात के बीच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है अच्छी बात है, या सब राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेस लाके एक आदर्श राज्य बनाना पड़ेगा?
मेरा कहना है कि कंपटीशन भी अगर करना हो तो अपनी वर्तमान जो परिस्थिति है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, कंपटीशन इसमें होना चाहिए। एक दूसरे प्रांत से अगर हम कंपटीशन करेंगे तो शायद वो कंपटीशन ना होकर के कुछ और दूसरे प्रकार की प्रैक्टिस ज्यादा शुरू हो जाएंगी। हम अपनी स्थितियों को बढ़िया करके दिखाएं ताकि इन्वेस्टर वहां आएगा, वहां इन्वेस्ट करेगा और हमारी प्रगति होगी। मैं देखता हूं आजकल छत्तीसगढ़ के भी बड़े एड्स निकल रहे हैं। क्या एक मोदी मॉडल आ गई है कि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे एड्स निकले, जितने बड़े हो, इन्वेस्ट इन छत्तीसगढ़, इन्वेस्ट इन गुजरात? क्या एक नई मॉडल बन गई है हर राज्य जिसमें मार्केटिंग का एक रोल है? आप भी आजकल मार्केटिंग करने लगे हैं रमन सिंह जी? थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत लोग ज्यादा जानते नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में, मगर वो छत्तीसगढ़ जो हिंदुस्तान को 30% कुल उत्पादन होने वाले लोहे का 30% छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है, 28% सीमेंट हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है, एल्युमिनियम 29% उत्पादित करता है। आने वाले 5 साल में एडिशनल 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन करने वाला छत्तीसगढ़ है। तो इस छत्तीसगढ़ का अब हम यदि प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ कहाँ है। दूसरी बात, जिस बात को आपने इस प्रश्न के माध्यम से सामने रखा कि स्टेट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत अच्छा कहीं महाराष्ट्र कर रहा है, बहुत अच्छा कहीं पे झारखंड कर रहा है, कहीं पे हरियाणा कर रहा है, कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर रहा है। नीति आयोग आप केवल बीजेपी स्टेट्स के नाम ले रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के भी नाम लिया करिए। दिल्ली भी कहूंगा और उत्तराखंड और उत्तरांचल भी कहूंगा। मैं दूसरी बात तमिलनाडु का नाम भी लेता हूं। मैं दूसरी बात में आ रहा हूं, नीति आयोग और नीति आयोग का जो बेसिक फंडामेंट है, जिस भावना को लेकर इसको स्ट्रक्चर दिया गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि स्टेट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब हम बैठते हैं स्टेट के साथ, उन प्रैक्टिसेस के साथ जो नॉलेज हब की बात होती है, उसमें एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के होंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जिस राज्य के हैं वो हम सभी राज्यों के बीच सर्कुलेट करेंगे ताकि हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसलिए हर क्षेत्रों में कोई ना कोई राज्य बेहतर कर रहा है, उसमें से सभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको सेलेक्ट करके, और ये यही बेस्ट प्रैक्टिस नीति आयोग का यही स्ट्रक्चर है जो सेकंड स्टेज पे काम करेगा और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो कंपटीशन भी होगा और कंपटीशन होगा बेहतर करने के लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक की बात है या हरीश रावत जी मार्केटिंग की बात है? कांग्रेस नेताओं से मैं बात करता हूं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मार्केटिंग बड़ा अच्छा करते हैं। तमिलनाडु वैसे मोस्ट फिगर्स पर नंबर 1 स्टेट आज देश का है, लेकिन शायद जयललिता नरेंद्र मोदी जी जैसी मार्केटिंग नहीं कर पाती है, और कांग्रेस नेता तो बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करते हैं। देखिए, मुझसे यदि आप ये जानना चाहेंगे कि मैं रमन सिंह जी द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहूंगा या नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आपने गुजरात में प्रारंभ की गई थी, तो आई विल प्रेफर रमन सिंह। नहीं, ये तो आप यू आर प्रैक्टिसिंग डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स। ये आप डिवाइड एंड रूल करने जा रहे हैं। और यदि आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि किस राज्य की प्रैक्टिसेस आपको बेस्ट लगती है, तो मैं कहूंगा जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक कंसर्न को एड्रेस किया है, सोशल कंसर्न को एड्रेस किया है, हम उसको जो है अडॉप्ट करना चाहेंगे। और गुजरात, आप मुझको एक कांडला पोर्ट दे दीजिए उधार में ही, तो मैं कुछ ही समय बाद जो है देश के अग्रणी राज्यों में हो जाऊंगा। यदि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेब्लिश स्टेट का डेवलपमेंट है, और जिस डेवलपमेंट की तरफ रमन सिंह जी को, बल्कि रमन सिंह जी के पास भी संपत्ति ज्यादा है, और मैं तो कह रहा हूं हमको आप उत्तराखंड को पानी का अधिकार दे दीजिए और हमारे अपने जंगलों के उपयोग का अधिकार दे दीजिए, तो हम 10 साल के अंदर बेस्ट स्टेट हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनली पिछड़े हुए स्टेट हैं, जिनके पास अपने संसाधन नहीं हैं, यदि वो स्टेट कुछ कर पाते हैं तो उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। और मैं इसीलिए गुजरात मॉडल के बजाय जो है उस मॉडल की तरफ जाना चाहूंगा जो तमिलनाडु ने अपनाया है, जो केरल ने अपनाया है, जो कर्नाटका अपना रहा है। दीज आर द बेस्ट मॉडल। यू आर चूजिंग कांग्रेस एंड नॉन बीजेपी स्टेट्स, दे आर चूजिंग बीजेपी स्टेट्स। वो सब बीजेपी स्टेट्स चूज कर रहे हैं, आप कांग्रेस। और मैंने रमन सिंह जी को भी चूज किया था, लेकिन आपने आपत्ति कर दी थी, तो मैंने दूसरे राउंड में उनका नंबर नहीं लिया। बट मनीष जी, कहीं ना कहीं क्या ये अरविंद केजरीवाल एक तरह से मोदी जी को आदर्श देखते हैं, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, या समझते हैं एक केजरीवाल मॉडल भी बनेगा? मुझे लगता है जहां जहां भी अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए,
जैसे तमिलनाडु की आपने बात की थी, तमिलनाडु में मुझे अभी मैं स्टडी कर ही रहा हूं, मैंने मंगाया है उनका, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को फीस कंट्रोल करने के लिए, डोनेशन वगैरह की प्रैक्टिस रोकने के लिए अच्छे कुछ कदम उठाए हैं। अच्छा, वहाँ कैपिटेशन फी कॉलेजेस भी बहुत है, कॉलेज में बहुत है, लेकिन उन्होंने कोई नया एक्ट बनाया है, उसको मैंने मंगाया है। तो इस तरह के जहां जहां भी अच्छे कदम उठाए गए हैं, पढ़ना चाहिए क्या पॉलिसी बनाई है, समझना चाहिए, और उनको अपने राज्य के हिसाब से, दिल्ली की एक अलग सिस्टम है, दिल्ली के एक अलग जरूरतें हैं, उसके हिसाब से लागू करना चाहिए। रोल मॉडल दिल्ली के लिए कोई हो नहीं सकता। दिल्ली के जो भी होगा, ईमानदारी से जो दिल्ली की सरकार चलाएगा, वो दिल्ली के लिए रोल मॉडल होगा। मैं आपको एक न्यूज क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्योंकि नहीं तो मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स बड़े गुस्सा हो जाएंगे। दिल्ली की सरकार चल रही है कि नहीं ठीक? क्योंकि केजरीवाल जी तो चले गए हैं बंगलोर, यहां तो लड़ाई हो रही है आप सबके बीच। सरकार में तो नहीं हो रही ना? ये सुलझेगा मामला या नहीं? आप तो पत्रकार हैं, आपको खबर होना चाहिए। नहीं, ये सुलझेगा कि नहीं मामला? इसका सरकार पर कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पूरा अपना समय सरकार को चलाने पे दे रहा हूँ। केजरीवाल जी भी नहीं है यहाँ, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। और हम असली मुख्यमंत्री कौन है, आप या केजरीवाल जी? अभी तो मैं ही हूँ। केजरीवाल जी आ जाएंगे तो केजरीवाल जी होंगे।